स्टार्टिंग क्या होती है कि थॉमस हार्डी एक बहुत डल और डिप्रेसिंग मूड में है, क्योंकि विंटर्स का सीज़न है, दिसंबर चल रहा है, और दिसंबर चल रहा है मतलब कि एंड हो रहा है उस ईयर का, न्यू ईयर आने वाला है और सेंचुरी का भी एंड है, 19th सेंचुरी का भी एंड हो रहा है, इसीलिए वो भी थोड़े डिप्रेस्ड है, सैड है। और चेंज हमेशा इजी नहीं होता, तो इसीलिए वो थोड़े डिप्रेसिंग मूड में है, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट आंसर से शुरू करते हैं। I leaned upon a coppice gate when frost was spectre grey and winters dragged me desolate the weakening eye of the day. अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, मैं टेक लगाकर खड़ा था एक कॉपस गेट, मतलब एक गेट जो जंगल के रास्ते की तरफ खुलता है उसके पे। When frost was spectre grey मतलब होता है, कोई वर्ड नहीं है spectre grey, पुराने टाइम की पोएम्स में ये वर्ड यूज़ किया जाता था पोएट्स के थ्रू। स्पेक्टर ग्रे मतलब घोस्टली ग्रे, बहुत डार्क ग्रे, इससे हम मतलब निकालेंगे। सर्दियों में जो मौसम बहुत डल और डार्क हो जाता है ना, और बहुत जल्दी दिन ढल जाता है, तो इसलिए कह रहा है और दिन ढल रहा है। तो व्हेन फ्रॉस्ट वॉज स्पेक्टर ग्रे, जब ठंड पूरी अपनी हाइट पर थी और माहौल इतना डरावना हो गया था और डार्क। एंड विंटर्स ड्रैग्स मेड डिसोलेट द वीकनिंग आई ऑफ द डे। ड्रैग्स का मतलब मैंने आपको बताया था लेफ्ट ओवर। तो विंटर्स ड्रैग्स मतलब कि जो विंटर्स का जो ड्रैग है बचा हुआ है, लाइक वो स्नोफॉल होने के बाद जो बर्फ़ जमी हुई है साइड में और नीचे जमी हुई है, और जो ओस है वो सब, और जो गंदी हो जाती है वो मेड डिसोलेट मतलब डिप्रेसिंग, डल द वीकनिंग ऑफ द डे, और जो दिन ढल रहा है उसे और डल बना रहे हैं। तो अब क्या मतलब है, एंड विंटर्स ड्रैग्स मेड डिसोलेट द वीकनिंग ऑफ द डे, मतलब उस विंटर्स के ड्रैग्स ने, उस बची हुई बर्फ़ ने, उस बचे हुए कोहरे ने, उस बची हुई ओस ने उस दिन को और ज़्यादा डिप्रेसिंग बना दिया है जो अब ढल रहा है, ठीक है। तो और ये बिल्कुल भी उस स्नोफॉल की बात नहीं हो रही है यहाँ, जो हमें बहुत सुंदर लगता है गिरते हुए हम देखते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। जो बचा हुआ लेफ्ट ओवर है और जो अच्छा नहीं लग रहा है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इन लाइंस में क्या है कि मैं टेक लगा कर खड़ा था एक गेट पर जो रास्ते जंगल की तरफ जाता है, और मौसम एकदम डार्क है, बहुत घोस्टली डरावना है, और विंटर्स का जो लेफ्ट ओवर है वही, वो उसने उस चीज़ को और डिप्रेसिंग बना दिया है, और जो दिन ढल रहा है ये और ज़्यादा बोरिंग हो गया है, ठीक है। आगे की लाइन्स है, द tangled vine stems coat the sky like strings of broken lyres and all mankind that haunted nigh had sought their household fires. अब इसका मतलब क्या है, द tangled vine stems coat the sky like strings of broken lyres. lyres एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। इसकी मैं पिक्चर आपको दिखा दूंगी कैसा होता है। तो द tangled vine stems coat the sky like the strings of broken lyres, और vine stem एक क्लाइंबिंग प्लांट होता है जो दूसरे पेड़ पर क्लाइंब कर करके ऊपर आसमान की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्लाइंबिंग प्लांट बढ़ रहा है आगे सॉरी, ऊपर ऐसे चढ़ रहा है जैसे कि ऐसा लग रहा है मानो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लायर की स्ट्रिंग्स टूट गई हूँ ऐसा लग रहा है कि उसकी स्ट्रिंग्स टूट गई हो, तो मतलब कि कोई म्यूज़िक नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट टूट चुका है, तो मतलब कोई हैप्पीनेस के साइन नहीं दिख रहे हैं। एंड ऑल मैनकाइंड दैट हॉन्टेड नाय हैड सॉट द हाउस होल्ड फायर। नाय का मतलब होता है नियर, ठीक है। एंड ऑल मैनकाइंड दैट हॉन्टेड नायर हैड सॉट द हाउस होल्ड फायर, तो मतलब कोई आसपास कोई इंसान भी नज़र नहीं आ रहा है, और हैड सॉट द हाउस होल्ड फायर्स मतलब कि कोई भी इंसान हमें आसपास उनको नज़र नहीं आ रहा है अपने आसपास, और जो लोग जो हैं उन्होंने क्या किया है, वो अपने घरों में बैठे हैं और आग जलाकर वो अपने घरों में बैठ गए हैं। मतलब कि लोग बहुत लेज़ी और डल और बोरिंग हो चुके हैं, उनकी लाइफ में बस ये काम करो और फिर घर में वो बैठ जाते हैं आग जलाकर, ठीक है। तो मतलब कह रहे हैं कि कुछ भी अच्छा उन्हें नहीं लग रहा है। अब आते हैं सेकंड स्टैंजा पे। The land's sharp features seem to be the century corpse outlined. His gripped the cloudy canopy. The wind has that lament. अब इसमें देखो क्या कह रहा है कि जो लैंडस्केप है, जो लैंड है, तो उसको कंपेयर किया गया है सेंचुरी की कॉर्प्स से, ठीक है। तो मतलब कह रहे हैं उनको इतना वो ज़्यादा डल और डिप्रेसिंग फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये संसार, ये वर्ल्ड भी एंड हो गया है, होने वाला है, और उनको लग रहा है कि
ये सेंचुरी है जैसे, तो मतलब उनको ऐसा लग रहा है सेंचुरी की डेड बॉडी है जो एंड पर आ गई है अपने, और आसमान ने उसके ऊपर, मतलब आसमान उसके ऊपर ऐसे है जैसे एक डेड बॉडी के ऊपर एक शव के ऊपर क्या बोलते हैं उसको, हाँ कफन, कफन कवर किया हुआ है, आसमान ने उसी तरह उसको कवर किया हुआ है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड भी एंड होने वाला है, सेंचुरी एंड हो रही है तो, और वो इतना ज़्यादा डल और डिप्रेसिंग फील कर रहे हैं। अब देखो फिर क्या कहते हैं, द विंड हैज़ डेथ लिमिट, और जो विंड है वो चल रही है तो उसकी आवाज़ ऐसे लग रही है जैसे कि कोई डेथ सॉन्ग गा रहा हो, मरने के बाद जो गाना सॉन्ग गा रहा है वो उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। आगे की लाइन से, द the ancient pulse of German birth was shrunken, hard and dry, and every spirit upon earth seemed farewell as I. अब देखो क्या कहते हैं ये, कि जो ancient pulse of German birth was shrunken, hard and dry. अब उनको लग रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, जैसे मैं बता चुकी हूँ, वो उससे खुश नहीं थे क्योंकि लोग अपनी वैल्यूज़, अपने रिलीजन सबको भूल चुके थे, अपनी प्रायोरिटीज़, फैमिली को भी नहीं समझ पा रहे थे। तो वो इस चीज़ को भी उससे कहीं ना कहीं लिंक कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं मौसम की वजह से भी और उस सेंचुरी के एंड होने से भी उनके मन में बहुत सारी बातें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी जो चेंजेस आए थे वो सब, तो वो कह रहे हैं कि एंशिएंट पल्स ऑफ जर्मन बर्थ वो श्रंकेड हार्ड एंड ड्राई। तो मतलब उनको लग रहा है कि फर्टिलिटी के अरे वाई आई फम्बल्ड, फर्टिलिटी के भी कोई साइन नहीं दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है सब खत्म हो चुका है। एंड एवरी स्पिरिट अपॉन अर्थ सीम्ड फॉरवेलेस एज आई, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक लिविंग क्रिएचर इतना ही परेशान है जितना मैं हूँ, इतना ही दुखी है, इतना ही अनहैप्पी है जितना मैं हूँ, क्योंकि उनको लग रहा है कि कोई भी फर्टिलिटी के साइंस नहीं दिख रहे हैं, कोई न्यू लाइफ के साइन उनको नहीं दिख रहे हैं, और उनको लग रहा है कि सारे लिविंग क्रिएचर इतने ही परेशान हैं जितना मैं हूँ, ठीक है। तो सेकेंड स्टैंजा में क्या कहा इन्होंने कि सेंचुरी की कॉर्प्स को कंपेयर किया गया लैंड से, और उनको लग रहा है कि सेंचुरी की डेड बॉडी है और उसके ऊपर आसमान ने उसको कवर करा हुआ है, ऐसे जैसे ऊपर कफन डला हुआ है डेड बॉडी के। और फिर विंड जो चल रही है उसकी आवाज़ उनको ऐसे लग रही है कि जैसे डेथ के ऊपर कोई सॉन्ग गा रहा हो, डेथ सॉन्ग गा रहा हो, ठीक है। फिर आगे की लाइन्स में कहते हैं, ये जो कह रहे हैं एंशिएंट पर्ल्स ऑफ जर्मन बर्थ वाले, इसमें क्या हो गया है कि इनको लग रहा है कि सारे लिविंग और लाइफ के साइंस ख़त्म हो चुके हैं, और हर लिविंग क्रिएचर इतना ही परेशान अनहैप्पी है जितना कि मैं हूँ, ठीक है। चलते हैं थर्ड स्टैंजा पे। एट वंस अ वॉइस अरोज अमंग द ब्लीक ट्विग्स ओवरहेड इन अ फुल हार्टेड इवन सॉन्ग ऑफ जॉय लिमिटेड। अब देखो क्या हुआ, अचानक एट वंस अ वॉइस अरोज अमंग, अचानक एक आवाज़ आई बीच में, द ब्लीक ट्विग्स ओवरहेड, और वो उन टहनियों के बीच में से आ रही, जो घनी टहनियाँ हैं और वैसे ही अंधेरा होने वाला है, उन घनी टहनियों के बीच से एक आवाज़ आई, इन अ फुल हार्टेड इवन सॉन्ग ऑफ जॉय लिमिटेड, और वो आवाज़ इतनी मेलोडियस थी, इतनी जॉयफुल थी। उसको कंपेयर इन्होंने किससे करा है, देखो इवन सॉन्ग होता है इवनिंग सॉन्ग, एक इवनिंग प्रेयर है ये जो क्रिश्चियंस गाते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि इतनी मेलोडियस आवाज़ जैसे वो प्रेयर गाई जा रही हो जिसका जॉय इलिमिटेड कोई वर्ड नहीं होता, बट ये पोएट ने अपने खुद से बनाए हुए वर्ड्स हैं। तो इलिमिटेड का मतलब यहाँ पर है अनलिमिटेड, ठीक है। तो मतलब कि उसका जॉय अनलिमिटेड है, इतनी मधुर, इतनी मेलोडियस आवाज़ जो आ रही है, मतलब। और इसमें देखो, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि वो आवाज़ की बात करें, यहाँ पर इन्होंने क्या दिखाया, रिलीजन के लिए होप दिखाई है, ठीक है, जो उनको लग रहा है खो रही थी लोगों में। तो उनको लगा कि वो आवाज़ इतनी मेलोडियस है जो एक इवनिंग प्रेयर से कंपेयर करिए, मतलब उनको लग रहा है कि रिलीजन के लिए भी अभी होप कहीं ना कहीं बची है, और जिसका जॉय अनलिमिटेड है, ठीक है। और उस आवाज़ ने उस बोरिंग माहौल को एकदम तोड़ दिया, ठीक है। अब आते हैं आगे की लाइन्स पर। एन एज्ड थ्रश होता है एक चिड़िया। An aged thrush, frail, gaunt, small, in a blast pitiful plume, had chosen thus to fling his soul upon the growing gloom. अब देखो,
थ्रश मैंने आपको बता दी एक चिड़िया होती है जो बहुत सुंदर गाती है, बहुत प्यारा सा गाती है। और आपको याद होगा हमने एक एन ओ टू द नाइटिंगेल भी पढ़ी है, तो उसमें भी एक नाइटिंगेल से कंपैरिजन होता है, बट वो काफ़ी प्यारी है। बेल की आवाज़ तो आप लोगों ने सुनी होगी, कोई आया था मुझे जाना पड़ा। मुझे पॉजेज़ नहीं पसंद। चलिए अब आते हैं हम, हाँ जो मैं बता रही थी नाइटिंगेल वाली बात पर, हमने पढ़ी थी उसमें भी नाइटिंगेल पर एक पोएम लिखी गई थी और जो बहुत सारा कुछ उसमें पॉजिटिव था, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग और डल पोएम है जिसमें एक थ्रश की एंट्री होती है, ठीक है। थ्रश की एंट्री हो गई है। अब देखो उसके बारे में क्या डिस्क्रिप्शन पोएट ने दिया है। एन एज्ड मतलब एक बुजुर्ग थ्रश चिड़िया, बुजुर्ग चिड़िया, फ्रेल नाजुक गॉन्ट मरियल स्मॉल छोटी, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं, एक बुजुर्ग थ्रश चिड़िया जो बहुत नाजुक है, मरियल है और एक छोटी सी है, इन अ ब्लास्ट बेरफुल्ड प्लूम। अब देखो उसके मतलब कि उसकी कंडीशन ऐसी है जैसे ब्लास्ट की वजह से उसके सारे विंग्स उड़ गए हों, ठीक है। वो ऐसा सोच रहे हैं कि उसकी कंडीशन ऐसी है, बट असली में उसकी कंडीशन क्यों ऐसी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है, वो बुज़ुर्ग हो चुकी है चिड़िया, और उसके विंग्स इस वजह से डिसऑर्डर्ड हो गए हैं, और विंड भी चल रही है उस वजह से भी उसके विंग्स डिसऑर्डर हो चुके हैं, ठीक है। तो बट पोएट ने उसका कंपैरिजन उसकी कंडीशन का कंपैरिजन किया है कि जैसे ब्लास्ट की वजह से उसके विंग्स उड़ गए हैं वैसे, ठीक है। तो फिर वो कह रहे हैं हैड चोजन दस टू फ्लिंग हिज सोल अपॉन द ग्रोइंग ग्लूम, और जिसने चूज़ किया है पूरे जोश से अपनी आत्मा से वो गाना गाना जो इस बढ़ते हुए डिप्रेसिंग मौसम, इस माहौल में भी गा रही है, जिसने इस बढ़ते हुए माहौल के बोरिंग इवेंट्स को, बोरिंग चीज़ों को एक कोशिश करी फिर भी एक गाने की, ठीक है। जिसने चूज़ करा कि वो इस बोरिंग से मौसम में, इस बोरिंग माहौल में, इस डिप्रेसिंग माहौल में भी गाए, ठीक है। और क्वेश्चन कर रहा है पोएट कि ये गा रही है, ठीक है, और फिर वो भी आगे सोचेगा उस चिड़िया के बारे में, ठीक है। तो थर्ड स्टैंजा समझ लीजिए दोबारा से। अब एट वंस अ वॉइस अमंग अ रोज द ब्लीक ट्विग्स ओवरहेड, एक आवाज़ आई, अचानक से आवाज़ आई उन टहनियों के बीच, उन डार्क टहनियों के बीच से, इन अ फुल हार्टेड इवन सॉन्ग ऑफ जॉय लिमिटेड, मतलब एक इतनी प्यारी, इतनी मेलोडियस आवाज़ आई, और जिसका कंपैरिजन किया गया इवनिंग प्रेयर से क्रिश्चियंस की, जिसका जॉय अनलिमिटेड था। फिर उसके आगे की लाइंस में कहते हैं एन एज थ्रश फ्रेल गॉन्ट एंड स्मॉल, फिर उन्होंने देखा ध्यान से, उनको दिखी एक थ्रश चिड़िया जो बहुत एजड है और बहुत नाजुक है, मरेल सी, छोटी सी है, और उसके पंख डिसऑर्डर्ड हो रखे हैं। तो पोएट सोचता है कि इसके पंख ऐसे लग रहे हैं मानो ब्लास्ट की वजह से उड़ गए हों, बट असली में उसके पंख किस वजह से हुए थे, उसकी एज की वजह से, और जो विंड चल रही थी उसकी वजह से उसके पंख डिसऑर्डर थे। फिर क्या कहते हैं, हैड चोजन दस टू फ्लिंग हिज सोल अपॉन द ग्रोइंग ग्लूम, ठीक है। और जिसने चूज़ किया फिर भी इस बढ़ते हुए डिप्रेसिंग माहौल में, इस बढ़ते हुए सैड माहौल में गाना जिसने चूज़ किया, वो भी अपनी आत्मा से, ठीक है। चलते हैं फोर्थ स्टैंजा पर, लास्ट है ये। सो लिटिल कॉज फॉर कैरलिंग्स ऑफ सच ecstatic साउंड was written on terrestrial things afar or nigh around। अब देखो क्या कह रहे हैं कि so little cause for carolings, मतलब कि बहुत 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 ना के बराबर कोई रीज़न है गाने का, इतना सुंदर, इतना प्यारा। कैरलिंग का वही कंपैरिजन किया गया है क्रिश्चियंस की प्रेयर से, ऑफ सच ecstatic साउंड, मतलब कि इसका कोई मतलब कोई रीज़न नहीं दिख रहा मुझे दूर दूर तक, इतना सुंदर गाने का, इतना मेलोडियस गाने का, और इतनी हैप्पी आवाज़ में, इतनी खुशी की आवाज़ में गाने का मुझे कोई रीज़न नहीं दिख रहा। वॉज रिटन ऑन टेरेस्ट्रियल थिंग्स अफार और नाइट अराउंड, क्या ये कहीं पर कोई अर्थी इवेंट है जिसके बारे में मुझे नहीं पता आसपास। तो फिर ना भी क्वेश्चन कर रहा है पोएट, अपने माइंड में सोच रहा है कि मुझे कोई रीज़न नहीं नज़र आ रहा, ये चिड़िया इतना सुंदर, थ्रश चिड़िया इतना सुंदर क्यों गा रही है। और पोएट सोच रहा है कि आसपास उसको कोई ऐसा रीज़न, कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा कि वो हैप्पी होए, बट ये चिड़िया इतना प्यारा, इतना सुंदर क्यों गा रही है, ठीक है। अब आगे की लाइन्स हैं,
अब उसके आगे पोएट क्या कहता है, दैट आई कुड थिंक देयर ट्रेम्बल थ्रू हिज हैप्पी गुड नाइट एयर सम ब्लेस्ड होप वेयर ऑफ ही न्यू एंड आई वॉज अनअवेयर। अब देखो क्या कह रहा है कि शायद ऐसी कोई चीज़ है जिसके बारे में मैं नहीं सोच पा रहा हूँ और मैं चौंक रहा हूँ कि मैं उस चीज़ के बारे में नहीं जान पा रहा हूँ जो इस चिड़िया को पता है। हिज हैप्पी गुड नाइट एयर, और उसकी आवाज़ से जो रात का माहौल था वो बहुत अच्छा हो गया था, वाइब्रेशन पॉजिटिव वाइब्स आ गई थी। सम ब्लेस्ड होप वेयर ऑफ ही न्यू एंड आई वॉज अनअवेयर, मतलब कि श्योरली कोई ब्लेस्ड होप है जो उस चिड़िया को पता है, कोई ऐसा रीज़न है जो उस चिड़िया को पता है जो मेरे को नहीं पता, जिससे मैं अनजान हूँ। ठीक है, तो फिर पोएट के मन में क्वेश्चन है, बट उसको ये समझ आ गया कोई होप होने का, होप रखने का कोई रीज़न ज़रूर है जो उस थ्रश को पता है, बट मुझे नहीं पता। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं उस पोएट के माइंड में, क्या चिड़िया कोई फेयरवेल का गीत गा रही है खुश होकर, या फिर वो ग्रैटिट्यूड दे रही है खुश चीज़ों के लिए जो उसके पास हैं, खुश है उनसे, या फिर वो एक सॉन्ग ऑफ होप है। तो यहाँ पर पॉजिटिवली बताया एक होप है जिसलिए वो चिड़िया गा रही है, और भले ही पोएट उससे अनजान है बट वो ये समझ गया है कोई रीज़न ज़रूर है जो उस चिड़िया को पता है बट उसको नहीं पता है। तो पूरे फर्स्ट आंसर में क्या है कि पहले जो सो लिटिल कॉज फॉर कैरलिंग ऑफ सच एक्सेटिक साउंड, मतलब कि कोई भी रीज़न उसको आसपास नहीं दिख रहा, बहुत छोटा सा भी कि कोई रीज़न हो जिसलिए वो इतना मेलोडियस गाए। कैरलिंग्स फिर से उससे प्रेयर से कंपेयर किया गया और इतनी खुश आवाज़ में गाए, और उनको लगता है क्या कोई ऐसा रीज़न सच में है जिससे वो अनजान है। फिर वो अनजान है वाली बात आती है फोर्थ स्टैंज़ा की आगे की लाइंस में कि मैं चौंक रहा हूँ, क्या सच में ऐसा कोई रीज़न है। और उस चिड़िया ने इतना उस वाइब्स को फैला दिया, इतने पॉजिटिव वाइब्स को फैला दिया कि नाइट बहुत अच्छी जाएगी पॉजिटिविटी से, और शायद कोई ब्लेस्ड होप है, शायद कोई ऐसी छुपी हुई होप है जो उस चिड़िया को पता है बट मुझे उसके बारे में नहीं पता। और ये पोएम हो जाती है ख़त्म, और इसका मॉरल आपको यही है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, और चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, वो इजी नहीं होते, आई एग्री, बट वी हैव टू एक्सेप्ट देम, और शायद हमारे लिए कुछ अच्छा ही हो चेंजेस में, तो इसलिए हमें चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए।